जी तो आज हम लोग केस टेकन समझ रहे हैं, ठीक है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं बीच में, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। और केस टेकन फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, इसके 5 ईयर के सवाल सॉल्व करते हैं, सही है। अच्छा, पहला सवाल है, आप लोग भी लिख सकते हैं, वो है कि ईटियोलॉजी कि कौन, ईटियोलॉजी मतलब मतलब स्टडी ऑफ कॉजेज, टिश्यूज तो हिस्टोलॉजी है ना बेटा, हाँ, स्टडी ऑफ कॉजेज। कॉजेज मतलब वजूहात, बीमारी की वजह क्या है। तो ये कह रहे हैं कि ईटियोलॉजी को डिफाइन करना है और बीमारी की जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे, ईटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजेज। थोड़ा डेफिनेशन को लंबा करने के लिए चूंकि इम्तहान दे रहे हैं, इन विच वी स्टडी हाउ द कॉज अपेयर एंड हाउ द डिजीज स्टार्टेड विद डिफरेंट कॉजेज, उसको लंबा करने के लिए जैसे स्कूल में हम वर्ड सेंटेंसेस बनाते थे, आप अलग अलग, जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल है और आपको कहा गया ईटियोलॉजी के 2 सेंटेंस बनाने, तो आप कॉजेज के 2 सेंटेंस बना दें, आपकी डेफिनेशन हो गई, सही है। अच्छा, 2 तरह की बीमारी की वजूहात है, सही है। और नंबर 1 है इंट्रिंसिक, नंबर 1 क्या है, इंट्रिंसिक, और नंबर 2 है एक्सट्रिंसिक, सही है। पहले आपने ईटियोलॉजी की डेफिनेशन बताई, फिर आपने बताना है बीमारी की वजूहात। तो बीमारी की 2 वजह है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब वो अवामिल के आपकी बॉडी के खुद ब खुद वो इफेक्ट हो रही है और आपको बीमारी हो रही है। इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है एज फैक्टर। तो सबसे पहला क्या है, एज। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एज के साथ लाजमी होनी है। फीमेल को जब मेनोपॉज आएगा, मेंसेस बंद होंगे, तो उसको लाजमी ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ये तो लाजमी है ना, फैक्ट है। तो ये तो इंट्रिंसिक है, ये हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, या उसको जो है वो फास्ट फूड खाने की वजह से हो गया, या वायरस आया, बैक्टीरिया आया। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एज से रिलेटेड है, जैसे हम एक दो जो है वो लिख भी लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस है जो कि फीमेल को लाजमी होगा, मेल को भी होगा एक एज में जाने के बाद। अच्छा, दूसरा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब है आर्टरीज का सख्त हो जाना, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है खून की नालियों में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सही है। अच्छा, तीसरा है कि हम देखें कि डायमेंशिया मोस्ट कॉमन है, या मेमोरी लॉस होना, भूलने की बीमारी, जब एज एक बढ़ती रहती है तो फिर भूलने की बीमारी भी होने लगती है ना। तो कुछ बीमारियां हमने देखा है ऐसी हैं जो एज के साथ एसोसिएटेड है। अब जैसे एज ही में देखें, बच्चा है, दांत निकलने, डेंटिशन पीरियड है, तो डेंटिशन डायरिया वो उसको लाजमी होना है। तो कुछ चीज़ें जो एज के साथ होना लाजमी है। तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर क्या आ गया, आपकी एज, कि आपकी एज की वजह से आपको कुछ बीमारियां हो रही। दूसरा हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो है अंदर का है, वो आ गया हमारे पास फैमिली हिस्ट्री। हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज था तो हमें हो सकता है, तो हम कहेंगे कि इसकी बीमारी की वजह जो है ना, क्योंकि हम ईटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो इंट्रिंसिक है, इंटरनल है। और इंटरनल क्या है, फैमिली हिस्ट्री, इंट्रिंसिक, सही है। एक हो गया एज, एक हो गया फैमिली हिस्ट्री। और बताएं इंटरनल कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है वो बीमारी हो सकती है आपको। जेनेटिक तो फैमिली हिस्ट्री में आ गया, हाँ। साइकोलॉजिकल, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, फालतू में कोई बात भी नहीं, फिर भी आप सोचे जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, उदासी, मायूसी, ये तो अगर बाहर का फैक्टर है तो एक्सट्रिंसिक, वरना ये इंट्रिंसिक कॉज भी हो सकता है। आपका अंदर का, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी किया हुआ, अपने आप को वक्त नहीं दे रहे कि वो सारी वेलबीन हो, सही ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रिंसिक में आ जाएंगी। अब एक्सट्रिंसिक देखें, बाहर की कौन सी चीज़ें जो बाहर से हमें बीमारी कॉज कर सकती है। इसमें सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट आ जाता है अभी हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी भी ज़्यादा पड़ी, सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये बीमारी का एक्सटेंसिक कॉज बन रहा है ना, सब कुछ चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक्सटेंसिक कॉज में जो है वो इन्फेक्शन भी आ जाता है। इन्फेक्शन मतलब वायरस, बैक्टीरियाज, पैरासाइट, फंगस, सब आ गया। और इंट्रिंसिक में एक चीज़ बताना भूल गया, कुछ बीमारियाँ वो कहलाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, हाँ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, ये कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये इंट्रिंसिक में आएगी, एक्सट्रिंसिक में फैक्टर में नहीं आएगी। अच्छा, इन्फेक्शन में हमने देखा कि वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, ये सारी चीज़ें भी एक्सट्रिंसिक कॉज बन सकती हैं बीमारी का। एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है। अच्छा, आपका ऑक्यूपेशन है, आप काम के करते हैं।
मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो बाइकें चलाता है, सारा दिन बाइक पे बैठा रहता है, बहुत चांसेस है कि उसका जो है वो पाइल्स हो, उसका पेट खराब होगा, पाइल्स होने के भी चांसेस हैं, है ना। इसी तरह कोई बंदा है जो नाइट जॉब कर रहा है तो उसका भी पेट खराब, एंजाइटी इशू, रात को नींद ना आना, चूँकि वो स्लीप के पैटर्न ठीक नहीं हो रहे। जो बच्चा है जो मिल में काम करता है, एक बंदा है जो मिल में काम करता है, वो वहाँ पे डस्ट उड़ रहा है और ये जो है वो फ्यूम्स उसके उसमें जा रहे हैं नाक के ज़रिए, तो उसको एस्थमा हो सकता है, दमा हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल तो है लेकिन ये ऑक्यूपेशन है, उसके काम की वजह से हो रहा है, उसके काम की नौयत ऐसी है, सही ना। तो ये ऑक्यूपेशन की वजह से हो सकता है। और बताएं क्या फैक्टर हो सकते हैं एक्सट्रिंसिक? फूड। हाँ शाबाश, फूड। आप खाते क्या हैं? डाइट, फूड एंड डाइट। सही है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये हमने ईटियोलॉजी को क्लासिफिकेशन किया है कि ईटियोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे एग्जाम्पल के साथ, बीमारी के नाम के साथ। तो मैं समझता हूँ 4th ईयर साहब का ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है, ईटियोलॉजी बताया, इसके कॉजेज बताया, कॉजेज में एक्सटेंसिव बताया, एंट्रेंसिव बताया, और ये सारी चीज़ें आपने बता दी। आगे समझ में आप तो खुद भी हो जाएगा ये। जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा दूसरा देखें, दूसरा सवाल भी, चूँकि एक ही सवाल अलग अलग तरह से आते हैं, ये शायद अगले साल का सवाल होगा। डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द डिजीज, वही सवाल आ गया। इसमें आप अलग अलग इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक की डेफिनेशन लिखेंगे, आप ईटियोलॉजी नहीं बताएं, है तो ईटियोलॉजी, लेकिन आप इंट्रिंसिक की डेफिनेशन लिखें। इसमें भी आप ये कर सकते हैं, इंट्रिंसिक की पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इंट्रिंसिक आर दोज कॉजेज विच कॉज द डिजीज बाय द इंटरनल फैक्टर। मतलब आपके इंटरनली बॉडी की वजह से जब आपको बीमारी हुई तो वो कहलाएगा इंट्रिंसिक कॉजेज ऑफ ईटियोलॉजी। सही है, लिखवाना है। और एक्सटेंसिव जो है वो एक्सटर्नल कॉज की वजह से, व्हेन द बॉडी इज इन द डिजीज कंडीशन ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, सो इट इज नोन एज एक्सटेंसिव कॉजेज ऑफ डिजीज। सही है, इंट्रिंसिक हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, ये दो हो गए, ईटियोलॉजी डिजीज हो गया। अच्छा, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी टेंडेंसी इन केस टेकिंग। एक सवाल आया है कि आपको जो है वो हेरिडिटरी टेंडेंसी बतानी है केस टेकिन में। सही है, हेरिडिटी टेंडेंसी क्या है कि केस टेकिन के अंदर हेरिडिटी टेंडेंसी कौन कौन सी हो सकती है और कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। देखें, हमने जब पहला क्लास में पढ़ा था केस टेकिन का, तो केस टेकिन का पहला जुज़ी ये है कि हमें हेड टू टो सिम्टम को सुनना है, और दूसरा हमने अगर उसके स्टेप्स देखे थे तो पहले उसमें जो है वो ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद लिसनिंग है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन है। सही ना, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें सवालात पूछेंगे, फिर डायग्नोसिस वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन ये कह रहा है कि हेरिडिटी टेंडेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें आप थोड़ी सी डेफिनेशन में बताएंगे कि हेरिडिटी टेंडेंसी वो बीमारियां हैं या वो टेंडेंसी है जो कि वालिदैन की वजह से आपको बीमारी हो। सही है, तो केस टेकिन में और होम्योपैथिक केस टेकिन में हेरिडिटी टेंडेंसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा पहले 3-4 लाइनें लिखें। देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी टेंडेंसी इन द होम्योपैथिक केस टेकिंग। सही है, बिकॉज इन होम्योपैथिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द केस बाय द हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री के साथ पूरा केस लेते हैं। अच्छा, अब ये बता दिया हेरिडिटी टेंडेंसी। इसके बाद आप लें द हेरिडिटी टेंडेंसी कैन बी फ्रॉम फादर और मदर। सही है, इसको आप है ना मैटरनल भी कह सकते हैं। सही है, कि अब आप ये इसमें थोड़ी सी ना, ये इसको ना भी बताएं लंबा हो जाएगा, आप ये बता दें फॉलोइंग डिजीज, कुछ नाम बता दें। फॉलोइंग डिजीजेस can be inherited and it should be asked in case taking। ठीक है, नंबर 1 आप लिखें एस्टमा, दमा एंड स्किन एलर्जी। एस्टमा एंड स्किन एलर्जी। कहा जाता है कि अगर स्किन एलर्जी को सप्रेस किया जाए तो आगे जाके जो है वो एस्टमा होता है। सही है,
तो स्किन एलर्जी का कोई मसला या एस्थमा का कोई मसला, पेशेंट आए, बच्चा आए, तो आपने ज़रूर से सवाल करना है, कहीं आपको नहीं है, हो सकता है बच्चा छोटा है, कहीं आपकी वालिदा को, वालिद को कभी कोई स्किन एलर्जी, तीसरी मतलब एस्थमा के अलावा स्किन एलर्जी के भी आपने सवाल पूछना है, क्योंकि ये है तो फिर उसमें टेंडेंसी है, फिर टेंडेंसी ख़त्म करने के लिए हम क्यों पूछ रहे हैं, फिर आप उसको कोई नोसोड़ दोगे, ये भी आप डेफिनेशन में बता सकते हैं कि द हेरिडिटरी टेंडेंसी इज इम्पॉर्टेंट इन केस टेकिन बिकॉज वी हैव टू प्रेस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डैट, है ना। हाँ, और इसके बाद आप थोड़ा नोसोड का बता सकते हैं, और जो है वो एंटी मियाजमेटिक बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मियाजम का जिक्र करें, इसमें मियाजम कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाई बाय द केस टेकिंग विच ट्रांसफर हेरिडिटरी, मियाजम तो ट्रांसफर हेरिडिटरी होता है, सही है। तो पहले आपने एस्थमा स्किन एलर्जी का इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, उसके बाद आप उसकी जो है वो डायबिटीज़ का बताएं, वालिदैन को डायबिटीज़ है तो बच्चे को हो सकती है। अच्छा, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है ये भी जो है वो हो सकता है, सही है। एंजाइटी हो सकती है, एस्थमा, डायबिटीज़, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। अगर वालिदैन को थी तो बच्चों को भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टमक इश्यूज़ हैं, हर चीज़ आपकी जीन में होती है, हर चीज़ आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। जो आपके वालिदैन को है वो आपको ट्रांसफ़र जो है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है, एस्थमा स्किन एलर्जी का पूछें, डायबिटीज़ का पूछें, और एंजाइटी वगैरह का पूछें। कोई और है, फॉर एग्जाम्पल बास को जो है वो एलोपेशिया की शिकायत होती है कि मतलब गंजपन, कि उनके वालिदैन में से किसी को था तो आपको भी हो गया। और 3 हिस्ट्री पूछनी है, आपके वालिद, आपके दादा, उससे भी पूछना है, क्योंकि हेरिडिटरी टेंडेंसी जो है वो ऐसी सामने आएगी जब हम उसके 3 उसके बैकवर्ड जाएं, ताकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाए और हमारा हेरिडिटी वाला सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कोई सवाल भी हो तो आप हमें जो है वो बता सकते हैं। सर एक क्वेश्चन कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना, हमने काफी सुना है कि किडनी स्टोन भी इनहेरिट हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है कि उनको असल में किडनी में इसको कहते हैं कि वो लिथियासिस ना बनाने का अमल, तो अगर उसमें वालिद में या वालिदा में टेंडेंसी है बार बार स्टोन बनने की, तो बिल्कुल बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। मैंने तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी है कि बच्चा पैदा हुआ 1 साल का, उसकी मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी है, उसके गुर्दे में स्टोन है। 1 साल का बच्चे का भी मैंने, हाँ 1 साल का बच्चा भी। लेकिन ये देखिए पहले वाला सवाल आ गया, ये इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया, ये किडनी स्टोन का इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया जो हमने ईटियोलॉजी में पढ़ा। तो बीमार ये ऐसे डायबिटीज़ पैदाइशी बच्चों को नहीं होती क्या, होती है, बच्चा पैदा हुआ है डायबिटीज़ के साथ, तो ये वही वाली, ये देखें दोनों सवाल मिल रहे हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया। और अगर खाने पीने से हुई है, मेडिसिनल साइड इफेक्ट से हुई है, किसी और वजह से हुई है, तो वो एक्सटेंसिव साइड इफेक्ट आ गए, सही है जी। ये 2 तरह से जो है ये हो सकती है।